नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद पिछले क्लास में पढ़े थे और उससे आज आगे पढ़ेंगे। और आज अपन बात करेंगे राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें। आज का अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में भी पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें, और ये आर्टिकल 59 में दे रखी है। राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें। अगर इनका आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद रहेगा 59। अनुच्छेद कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? 59, अनुच्छेद 59। इसमें जानकारी, इसमें अपन को विद्यार्थियों 3 बातें याद रखनी है। कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो उससे उस पद से क्या देना पड़ेगा? त्याग देना पड़ेगा। ये तो हुई पहली बात। या संसद या विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की अगर अपन जानकारी लेना चाहे तो दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन से तात्पर्य है कटौती नहीं की जा सकती, वेतन भत्तों में वृद्धि की जा सकती है। तीसरी जो बात है वो है कि राष्ट्रपति को आजीवन शासकीय आवास का हक है। आजीवन, एक बार मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो उसको जीवन क्या मिलेगा? सरकारी आवास उपलब्ध रहेगा। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं आर्टिकल 59। सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे कि संसद एवं विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। यदि है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। यदि है तो उसे क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये पहली महत्वपूर्ण विशेषता, तो ये प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 59। दूसरा जो विद्यार्थियों प्रावधान रहेगा वो रहेगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर वेतन भत्तों में क्या नहीं की जा सकती? कटौती नहीं की जा सकती। कटौती
नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। किनमें? वेतन भत्तों में वृद्धि की जा सकती है। क्या की जा सकती है? वृद्धि की जा सकती है। वेतन भत्तों में वृद्धि की जा सकती है, कटौती नहीं की जा सकती। तो ये थी दूसरी महत्वपूर्ण बात है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पद से संबंधित है। महत्वपूर्ण दूसरी बात है विद्यार्थी। तीसरी बात की अगर अपन ध्यान दें तो तीसरी महत्वपूर्ण जो बात रहेगी विद्यार्थियों वो रहेगी कि राष्ट्रपति को आजीवन शासकीय आवास का हक है। राष्ट्रपति को आजीवन इसका राष्ट्रपति को आजीवन शासकीय आवास से उपलब्ध रहेगा। आवास उपलब्ध रहेगा, या अपन कह सकते हैं कि आवास प्राप्त करने का क्या है विद्यार्थियों? हक है। आवास प्राप्त करने का क्या है? हक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें थी आर्टिकल 59। अब बात करेंगे अपन विद्यार्थियों आर्टिकल 54 की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे आर्टिकल 54, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात हो रही है। इसमें किसकी बात होगी? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात हो रही है। और निर्वाचन मंडल से तात्पर्य कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, ये होता है निर्वाचन मंडल से यहाँ तात्पर्य। जैसे एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं विद्यार्थियों? भाग लेते हैं। तो ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ था, वो होता 70वां संविधान संशोधन 1992 में। और उस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसमें दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। और दिल्ली व पुदुचेरी के जो विधायक है, उनको विधानसभा के सदस्य हैं, उनको सर्वप्रथम 1997 में चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, तो ये जानकारी मिलती है किससे? आर्टिकल। अब इसमें एक मुद्दा और आता है, इसमें है कि ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो उनमें एक तो है मनोनीत सदस्य, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं ले सकते। एंग्लो इंडियन की रही बात, यदि कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति निर्वाचित हुआ है, लोकसभा चाहे विधानसभा कहीं से भी निर्वाचित हुआ है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकता है? भाग। यदि एंग्लो इंडियन मनोनीत है तो वो भाग
नहीं ले सकता। इसके अलावा सर्वप्रथम राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन सदस्य ने मत दिया था और वो निर्वाचित सदस्य थे, इसलिए उसने राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वप्रथम जो मत दिया था वो कहाँ का था? टीएमसी का सदस्य था, तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में ना ममता बनर्जी की, उसका राज्यसभा सदस्य था। क्या था? राज्यसभा सदस्य था और उसका नाम था ब्रायन। नाम क्या था? ब्रायन नाम था उसका। वो सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला एंग्लो इंडियन सदस्य था। अब बात करेंगे विद्यार्थियों आर्टिकल 54। अब 54 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की बात हो रही है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसकी बात करेंगे कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इनकी बात हो रही है। अब कौन कौन भाग लेते हैं? तो विद्यार्थियों नंबर 1 पे आएगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य होते हैं जिसे जनता चुन करे भेजती है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य दूसरे नंबर पे आएगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा आएगा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा कौन भाग ले सकता है विद्यार्थियों? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, 70वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है विद्यार्थियों? 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है, 1992 में होता है। कब होता है? 1992 में ये संशोधन होता है। और इसमें क्या है? 70वें संविधान संशोधन में दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों, निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसमें था कि एक तो दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकेंगे। दिल्ली व पुदुचेरी
केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों ही क्या है विद्यार्थियों, ये दोनों ही है केंद्रीय शासित प्रदेश। दोनों ही क्या है विद्यार्थियों, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी। दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। सदस्य किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ये नॉर्मल सी जानकारी है। और 17वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिसके तहत दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ऐसे कौन सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। कौन कौन से सदस्य हैं, तो मैंने पहले अभी आपको बताया था, निर्वाचित सदस्य वो नहीं ले सकते। निर्वाचित सदस्य नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले एक नंबर पे आएगा मनोनीत सदस्य, और वो भी किसमें मनोनीत है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं। एक तो लोकसभा, राज्यसभा और एक विधान सभा। इनके सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य विद्यार्थी क्या नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते हैं। अब देखो, मनोनीत लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा की अगर अपन बात करें तो लोकसभा में निर्वाचित मनोनीत दो ही है महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है, और सारे क्या है, निर्वाचित है। इसके अलावा दूसरी शर्त क्या है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। विधानमंडल होता है, विधानमंडल द्विसदनीय है। भारत में विधानमंडल कितना सदस्य है, द्विसदनीय। एक होता है विधान सभा और एक होती है विधान परिषद। विधान जो परिषद होती है उसे उच्च सदन कहते हैं और विधान सभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। जबकि कई राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जबकि राजस्थान में तो केवल क्या है कि विधानसभा ही है। तो दूसरी बात है, विधान परिषदों के सभी सदस्य
सभी सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। यह आ गई दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी, मान लीजिए कोई राज्य है और वहां का मुख्यमंत्री है, जरूरी नहीं है कि अपन मान लीजिए देश है, संसद में महत्वपूर्ण बहुमत वाले दल के नेता को क्या बनाता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा का सदस्य भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसे ही राजस्थान में विधानसभा और विधान परिषद, तो ये कोई भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य भी क्या बन सकता है? मुख्यमंत्री, यदि जिस राज्य में है उसमें। तो मान लीजिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है और वो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य न होकर विधान परिषद का सदस्य, तो राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि वो जो पद है मुख्यमंत्री का, परंतु निर्वाचित कहां से हो रहा है? हाँ, विधान परिषद से आ रहा है। ताल्लुक किससे रखता है? विधान परिषद से। तो विधान परिषद के तो सभी सदस्य भाग नहीं ले सकते। ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री जो किसका? विधान परिषद है या विधानमंडल का सदस्य? विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य कह दो, चाहे विधान परिषद का सदस्य कह दो, बात एक ही। ठीक है, अब मैंने बताया विधानसभा निम्न सदन और विधान उच्च सदन, ये दोनों ही विधानमंडल के भाग हैं। तो ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री, ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं डाल सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं डाले सकता है, वो कौन सा हो सकता है? विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होता। किसका? विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य। और विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। तो इसके लिए तो मैंने पहले भी कह दिया था कि विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं ले सकते। विधान परिषद, तो इतना सा इसका थोड़ा ध्यान देना। ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय चुनाव में मत नहीं डाल सकता। वो कौन हो सकता है? कि विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, वो मुख्यमंत्री तब नहीं डाल सकता। चौथी है, क्या एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? एंग्लो इंडियन ले सकते हैं, परंतु वो होने क्या चाहिए? निर्वाचित होने चाहिए। एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, परंतु वह
निर्वाचित होनी चाहिए। यदि मनोनीत है तो भाग नहीं ले सकते। क्या है? यदि मनोनीत है तो भाग नहीं ले सकते। निर्वाचित है तो ही भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य वो कौन है? डेरेक ब्राउन। डेरेक ब्राउन कौन नहीं ले सकता? ब्राउन ना के ब्राइन आएगा, ब्राइन। डेरेक ब्राइन। डेरेक ब्रायन क्या आएगा विद्यार्थियों? डेरेक ब्रायन, जो कहां से? टीएमसी से राज्यसभा सदस्य था। किससे था? टीएमसी से राज्यसभा सदस्यता। टीएमसी से राज्यसभा सदस्यता कौन? डेरेक ब्रायन, जो कि क्या सर्वप्रथम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला एंग्लो इंडियन माना जाता है। अब इससे आगे बात करेंगे आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 और इसमें क्या दे रखी है विद्यार्थियों? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहिए तो इसका आर्टिकल 55 में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अगर आपसे पूछे तो वो प्रक्रिया कौन सी है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। कौन सी है प्रणाली? कौन सी है? निर्वाचन प्रणाली। और निर्वाचन प्रणाली की अगर अपन बात करना चाहिए तो निर्वाचन प्रणाली कैसी है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान प्रणाली।
अगर विद्यार्थियों एकल संक्रमणीय से अगर तात्पर्य करे तो राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता क्रम के आधार पर ही मत करना क्या कहलाता है? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय क्या है? एकल संक्रमणीय ये क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य की वरीयता क्रम के अनुसार ही भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता क्रम के आधार पर मत करना। वरीयता क्रम के आधार पर मत करना, यह आ गया एकल संक्रमणीय से तात्पर्य। फिर आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी प्रतिनिधित्व के अनुसार एक कोटा निकाला जाता है इनका। प्रतिनिधित्व के अनुसार इनका जो मत मूल्य निकाला जाता है, यानी जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना ही सांसद या विधायक इनके जो मत मूल्य है वो ज्यादा होंगे। यानी प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि प्रतिनिधित्व के आधार पर मत मूल्य निकाला जाता है। प्रतिनिधित्व यानी जिस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है उस विधायक या सांसद का मत मूल्य क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब इनमें विद्यार्थियों एक संविधान संशोधन आता है। मान लीजिए यह आ गया क्षेत्र, ये ऊपर वाला उत्तरी भारत आ गया, नीचे वाला दक्षिणी भारत आ गया। अब यदि वरीयता क्रम प्रतिनिधित्व से तात्पर्य कि जहां की ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां के विधायक या सांसद मत मूल्य क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो स्थितियां ये आई कि धीरे धीरे एक बार तो भारत में जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ था ना, ये विस्फोट हुआ था विद्यार्थियों स्वतंत्रता के तुरंत बाद। अगले 10 वर्षों में लगभग डबल जनसंख्या हो गई थी। कितनी जनसंख्या हो गई थी? डबल जनसंख्या हो गई थी भारत की। फिर जनसंख्या पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए गए। अब स्थितियां ये बन पाई कि आगे चल के ये जो दक्षिण भारत है इसकी जनसंख्या तो क्या है? अभी भी कंट्रोल में, जबकि उत्तर भारत वालों ने जनसंख्या में क्या कर ली? प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस कर ली तो जनसंख्या ज्यादा होगी तो मत मूल्य भी इन विधायक सांसद का ज्यादा होगा। तो फिर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया दक्षिण भारत वालों ने कि भाई पॉपुलेशन का जो आधार वर्ष आपने माना है उस समय दोनों क्षेत्रों में बराबर थी, गेतर में लगभग समान जनसंख्या थी। आज उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ गई तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई तो हमारा तो प्रतिनिधित्व फिर बहुत ही कम ही रहेगा। तो इसके लिए आप प्रावधान कीजिए वरना हम भी उत्तर भारत की भांति। हाँ ठीक है, तो ये बात कही थी। या तो इनके लिए प्रावधान लाओ, या प्रावधान नहीं लाओगे तो हम भी उत्तर भारत की तरह आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर क्या होता है? एक संविधान संशोधन होता है, 84वां संविधान संशोधन।
और उसके बाद चाहे उत्तर भारत में जनसंख्या कितनी बढ़ा लो, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। जितनी 1971 की जो जनगणना में जनसंख्या थी उसको आधार वर्ष मानकर 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया जाएगा। तो एक होता है विद्यार्थियों कौन सा, हाँ कौन सा आएगा, 84वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन है और ये हुआ था विद्यार्थियों 2001 में। इसमें क्या है कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 ही रहेगा। इसमें क्या प्रावधान था उसकी बात कर लें। इसमें प्रावधान है कि 2026 तक, इसमें प्रावधान है कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष, राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा रहेगा, 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना आधार वर्ष रहेगा। चाहे 26 तक जनसंख्या उत्तर भारत की बढ़े चाहे घटे, या दक्षिण भारत की बढ़े या घटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है विद्यार्थियों मत मूल्य, क्या आएगा, मत मूल्य आ गया। मत मूल्य, मत मूल्य में सबसे पहले बात करेंगे एक विधायक का मत मूल्य। राजस्थान का विधायक होता ना, उसका अलग अलग राज्यों के विधायकों का अलग अलग मत मूल्य। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के एक विधायक का, विधायक का मत मूल्य। या राजस्थान के नहीं होगा, किसी का भी हो सूत्र तो क्या लगना है, सेम ही लगेगा कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, वो उसी कंडीशन पे सभी राज्यों में ज्ञात किया जाएगा। तो विधायक का मत मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, राज्य की, जिस राज्य का ज्ञात करें ना उसकी बात है, राज्य की कुल जनसंख्या एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या। क्या आएगा विद्यार्थियों, निर्वाचित विधायकों की संख्या।
निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। ये सूत्र रहेगा एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए। राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या, या निर्वाचित विधायकों की संख्या जगह यह आ जाए कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी आ जाए। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधायक ही होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा ना कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, विधायक ही होते हैं। समझ पाए मेरी बात। तो निर्वाचित विधायकों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। अब कई बार विद्यार्थी ये 1000 है, 1/1000 ना आकर इस टाइप से भी आ सकता है कि भाग 1000। अब भाग को इंटू में बदलोगे तब आपको पता है किस प्रकार से बदला जाएगा। यही तो होगा। तो इनका क्या है, इंटू में बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, भाग की जगह गुणे क्या होते हैं 1/1000 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए मेरी बात। तो कई बार क्या है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या भाग 1000 आ जाएगा। कई बार कितना आ सकता है, 1000। यहां कंफ्यूज मत होना, 1000 भी आ सकता है और 1/1000 भी आ सकता है। 1/1000 आएगा तो ये इंटू में आएगा, और केवल 1000 आए तो ये किस में आएगा, भाग में आएगा। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। कितना है, 29। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129, जबकि सबसे कम मत मूल्य वाला राज्य है सिक्किम और वहां के विधायक का मत मूल्य है 7। सिक्किम के विधायक का मत मूल्य, सिक्किम के विधायक का मत मूल्य विद्यार्थी कितना है, 7। कितना रहेगा, 7। जो सबसे कम है, ये सबसे कम मत मूल्य, सबसे कम मत मूल्य सिक्किम के विधायक का ही। अगला सर्वाधिक मत मूल्य वाला विधायक, यानी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य, उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य है 208। एक व्यक्ति वोट देगा, 208 वोट गिरेंगे राष्ट्रपति के चुनाव। कितने, 208। अब देखो, राजस्थान का एक विधानसभा सदस्य या एक विधायक वोट देगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कितने वोट काउंट होंगे, 129। सिक्किम का एक विधायक वोट देगा तो 7। उत्तर प्रदेश का एक विधायक वोट देगा तो 208 वोट काउंट होंगे। वोट एक ही देगा परंतु काउंट कितने होंगे, क्योंकि ये मत मूल्य है इन विधायकों का। अब बात करते हैं सांसद का मत मूल्य। तो ये विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने वाला सूत्र भी मैंने आपको बता दिया।
और ये जो सूत्र है ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है विद्यार्थियों, इस सूत्र का थोड़ा ध्यान देना। राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्य या विधायकों की संख्या इंटू 1000 इंटू 1/1000 या भागे 1000। ठीक है, तो ये सूत्र जरूर याद रख लेना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि एक विधायक के मत मूल्य का ज्ञात करने का सूत्र राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। इसके इंपोर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो मान लीजिए कोई राज्य है जिसकी पॉपुलेशन मान लीजिए कम ही है, 5000 पॉपुलेशन है, और वहाँ निर्वाचित विधायकों की संख्या मान लेते हैं विद्यार्थियों कितनी, 100 मान ली। एक आइडिया दे रहा हूं मैं, चलो 100 न मानकर 5 मान लेते हैं, 10 मान लो। कुल जनसंख्या मान लीजिए 5000 है और निर्वाचित विधायक कितने हैं, 10 हैं, इंटू 1/1000। तो अब ध्यान देना, 3 से बचे कितने हैं, कितने बचे, 5/10, 1/2। क्या है 1/2, मत मूल्य है, यानी कम हो गया क्यों, पॉपुलेशन कम है ना, 5000 ही। अभी अपन मान लीजिए 50,000 पॉपुलेशन कर दिए, यहां सपोज कीजिए 50,000 पॉपुलेशन कर दिया, तो यहां इस कंडीशन में यदि एक विधायक मत देगा इन 10 में से तो उसका 1/2 ही काउंट, आधा काउंट होगा। जबकि यहां 50,000 अपन ने कर दिया तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 2 से 3 से 3, 1 से 1, कितना मत मूल्य आ जाएगा 5। यदि 50,000 कुल जनसंख्या और 10 विधायक है निर्वाचित तो मत मूल्य 1 का कितना हो जाएगा, 5। यहां जनसंख्या अपन ने क्या कर ली, बिल्कुल कम, तो वो व्यक्ति 1 वोट देगा और काउंट कितना होगा, आधा। अब होगा 5, तो पिछले वाली कंडीशन में देखो 1/2 ही होगा। चलो अब बात करते हैं सांसद का मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य, और सांसद के मत मूल्य का कि सभी विधानसभाओं के विधायकों के मत मूल्यों का योग, यानी विधान सभाओं के, या सभी विधायक भी लिख सकते हैं अपन इसे, सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग, मत मूल्यों का योग, सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या। किसकी, निर्वाचित सांसदों के संख्या। तो क्या आ जाएगा, एक सांसद का मत मूल्य, और भारत में एक सांसद का मत मूल्य है 708। एक सांसद वोट देता है ना, तो कितना वोट जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, 708 वोट काउंट है कि
किए जाएंगे। तो संसद का मत मूल्य ये विद्यार्थियों 708, चाहे ये राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, विधायक का मत, सांसद का मत मूल्य क्या रहेगा? 708 ही रहेगा। और आज की इस क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही पढ़ेंगे।